गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे और नियमित रूप से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। लास्ट वीडियो में हमने किरचॉफ फर्स्ट लॉ के बारे में डिस्कस किया था और हमें पता चल गया था कि फर्स्ट लॉ में किरचॉफ ने कहा है कि किसी भी जंक्शन पर टोटल करंट्स का जो सम है वो 0 होगा, या फिर उसको दूसरी फॉर्म में हमने समझा था कि किसी भी जंक्शन पर सम ऑफ ऑल इनकमिंग करंट किसके इक्वल होगा, सम ऑफ ऑल आउटगोइंग करंट्स के बारे में। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सेकंड लॉ के बारे में, किरचॉफ सेकंड लॉ के बारे में। तो सेकंड लॉ में क्या चीजें निकल के हमारे सामने आएंगी उनको समझते हैं और हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। किरचॉफ्स लॉज, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेकंड लॉ के बारे में। तो किरचॉफ सेकंड लॉ आज का हमारा पॉइंट होने वाला है। तो सेकंड लॉ को हम लूप लॉ भी बोलते हैं और वोल्टेज लॉ भी बोलते हैं। तो आपको याद रखना है कि यदि एग्जाम में आ जाए कि एक्सप्लेन वोल्टेज लॉ, इट मींस आपको क्या एक्सप्लेन करना है, किरचॉफ सेकंड लॉ एक्सप्लेन करना है। या फिर आ जाए कि लूप लॉ को एक्सप्लेन कीजिए तो भी क्या एक्सप्लेन करना होगा, किरचॉफ सेकंड लॉ को एक्सप्लेन करना होगा। और सेकंड लॉ को समझने से पहले हमें समझनी चाहिए ये टर्म कि लूप क्या होता है। तो यदि मैं लूप की बात करूं तो लूप को हम डिफाइन कर सकते हैं एक वर्ड में, इनक्लोज्ड पाथ। एक इनक्लोज्ड पाथ होगा जिसमें करंट पास हो रहा होगा किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में। अब मैं यहां पर एक इलेक्ट्रिक सर्किट ड्रॉ करता हूं और फिर हम यहां पर अच्छे से समझ जाएंगे कि लूप क्या होता है। मैंने ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट ड्रॉ कर लिया जिसमें 2 सेल लगे हुए हैं और 3 रेसिस्टेंस लगे हुए हैं। अब मैं इसके नाम रख लेता हूं, ये जो पॉइंट्स हैं इनको मान लेता हूं A B C D E F। तो एनक्लोज्ड पाथ कौन कौन से हो सकते हैं जिससे करंट पास होगा। तो एक एनक्लोज्ड पाथ हो सकता है ये वाला, इसमें करंट पास हो सकता है। तो ये एनक्लोज्ड पाथ हमारा क्या हो सकता है, A B C D A B C D, सॉरी D नहीं, A B C F A। तो ये हमारा एक लूप हो जाएगा। दूसरा लूप क्या हो सकता है, दूसरा लूप हो सकता है हमारा ये, कौन सा, F C D E F। इसमें भी करंट पास हो जाएगा, एनक्लोज्ड पाथ है करंट का। और एक तीसरा लूप हमारे सामने आ सकता है ये बड़े वाला, A B D E A। तो लूप हमारे पास इस सर्किट में 3 हो सकते हैं। और जो किरचॉफ ने सेकंड लॉ में अपनी स्टेटमेंट दी है वो हम इन तीनों लूप पर अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या स्टेटमेंट दी है अब हम उसको समझते हैं। किरचॉफ ने अपने सेकंड लॉ में कहा है कि इन एनी लूप, किसी भी लूप के अंदर, एल्जेब्रिक सम ऑफ all EMFs equal to algebraic sum of potential difference across all arms, या फिर आर्म्स की जगह हम यूज कर सकते हैं रेसिस्टर्स। किसी भी लूप के अंदर टोटल ईएमएफ या फिर कह लीजिए ईएमएफ के सभी सेल्स के ईएमएफ का एल्जेब्रिक सम इक्वल होगा सभी रेसिस्टर्स के पोटेंशियल डिफरेंस के सम के। मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि इन एनी लूप
in an electrical circuit, the algebraic sum of all EMFs is always equal to the algebraic sum of potential difference across all arms or resistors. किसी भी सर्किट में जो लूप है, उस लूप में जितने सेल्स लगे हुए हैं उन सभी सेल का ईएमएफ का सम इक्वल होगा सभी रेसिस्टर्स के पोटेंशियल डिफरेंस के सम के। इसको एक एग्जांपल लेके हम एक्सप्लेन करने वाले हैं, उसके लिए मैं ये स्टेटमेंट रफ कर देता हूं। अब मैं यहां पर फॉर्म करता हूं एक डायग्राम। मैंने मान लिया ये इलेक्ट्रिक सर्किट है, इसमें 3 रेसिस्टर लगे हुए हैं और 2 सेल लगी हुई है। जो सेल लगी हुई है उसका ईएमएफ E1 और E2 है। इन रेसिस्टेंस को मैं मान लेता हूं, रेसिस्टर्स को R1, R2 और R3 है। अब मैं इस सर्किट के नाम रख लेता हूं इन पॉइंट्स के, A, B, C, D, E, F। अब यहां पर मैं लूप की बात करता हूं, तो लूप हो सकता है A B C F A, दूसरा लूप हो सकता है F C D E F और तीसरा लूप हो सकता है A B D E A। तो हम इस सेकंड लॉ को, जिसमें क्या बताया है, The algebraic sum of all EMFs is equal to algebraic sum of potential difference across all resistors, तो वो इन तीनों लूप्स में हम अप्लाई कर सकते हैं। अब उसको अप्लाई करने से पहले मैं यहां पर करंट ले लेता हूं। मैं मान लेता हूं E1 सेल, वो सेल जिसका EMF E1 है उससे पास होने वाला करंट है I1, E2 से पास होने वाला करंट है I2। तो यहां से इस पहली सेल से करंट कितना चला, I1, वो चलते चलते पॉइंट F तक आ गया। पॉइंट F पर एक करंट और आया, वो कौन सा है, I2। फिर यहां से आगे ये दोनों करंट चलना स्टार्ट कर देंगे, तो FA आर्म में कितना करंट पास होगा, I1 प्लस I2। फिर यहां I3 से कितना, R3 से कितना पास होगा, I1 प्लस I2। और ये जैसे ही इस जंक्शन C तक आएंगे तो C पर कितना करंट आएगा, I1 प्लस I2। तो यहां से इधर आ जाएगा I2 और इधर आ जाएगा I1। इस सेल का भी सर्किट कंप्लीट हो गया और इस सेल का भी सर्किट कंप्लीट हो गया। तो किरचॉफ लॉ इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि वो हमें बता सकता है कि ये I1 और I2 की वैल्यू कितना है। तो चलिए मैं किरचॉफ सेकंड लॉ को अप्लाई करता हूं सबसे पहले इसमें, इस लूप में ABCFA में, ABCFA। तो ABCFA में क्या करना है, मैं शॉर्ट में लिखता हूं, EMF को किसके इक्वल लेके आना है, पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल हमें लेके आना है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस के। अब पोटेंशियल कैसे निकलता है, ओम्स लॉ पर चले जाइए, V इक्वल्स टू IR। तो यहां पर कितने पोटेंशियल हो सकते हैं, एक तो अक्रॉस R3 और दूसरा हो सकता है अक्रॉस R2। तो एक पोटेंशियल डिफरेंस तो होगा R3 रेसिस्टर के एंड्स के बीच में और दूसरा होगा R2 के बीच में। निकलेगा कैसे, I इंटू R, I का मतलब करंट, R का मतलब रेसिस्टर। तो R3 रेसिस्टर से कितना करंट पास हो रहा है, I1 प्लस I2 करंट पास हो रहा है, किससे, R3 से। तो I इंटू R हो गया। फिर R2 से कितना, I2 इंटू R2, बीच में साइन लगाना है प्लस का, एल्जेब्रिक सम करना है। ये सम का साइन है, एल्जेब्रिक का नहीं है। एल्जेब्रिक का मीनिंग क्या है कि साइन के साथ। अभी साइन हम कैसे लेंगे वो सर्किट में मैं समझाने वाला हूं, लेकिन उससे पहले मैं लेफ्ट साइड में क्या आएगा वो डिस्कस करता हूं। आप बताइए यहां पर टोटल कितने सेल कनेक्ट हुए हैं, एक सेल कनेक्ट हुआ है, तो एक का ही ईएमएफ रह जाएगा।
अब इस तरीके से आप लिख लेंगे तो फिर आप एक बार यहां पर साइन देखेंगे, और साइन के लिए मैंने डायरेक्शन ली थी कि जो उस जंक्शन की तरफ आ रहा है वो पॉजिटिव और जो उससे दूर जा रहा है वो नेगेटिव। आप वो फर्स्ट लॉ में अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर बहुत से मेथड हैं, लेकिन जो मैं मेथड यूज करता हूं वो मैं आपको समझाता हूं। आप किसी भी आर्म से पास होने वाले करंट को पकड़ लीजिए। मैंने इसको ले लिया कि R3 से कौन पास हो रहा है, R3 से ये पास हो रहा है, इसी की डायरेक्शन के साथ साथ चला और फिर देखा कि जो दूसरा करंट है, दूसरी आर्म का करंट, वो इसी डायरेक्शन में है या अपोजिट डायरेक्शन में है। तो मुझे दिखाई दिया इसी डायरेक्शन में है, तो मैंने यहां पर लगा दिया प्लस। लेकिन यदि अपोजिट डायरेक्शन में होता तो फिर मैं यहां पर लगा देता माइनस। तो चलिए अब मैं यही सेकंड लॉ अप्लाई करके दिखाता हूं आपको FCDEF के लिए। तो FCDEF में क्या करेंगे, हम टोटल EMFs को टोटल पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल लेके आएंगे। और पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकलता है, रेसिस्टर इनटू करंट की मल्टीप्लाई करके सभी को ऐड कर दे। तो एक रेसिस्टर है हमारे पास R1 और दूसरा है R2। R1 से कितना करंट जाएगा, I1। R2 से कितना जाएगा, I2। इक्वल में क्या आना है, टोटल EMF। EMF किसका होगा, सेल का। सेल कितने हैं, 2। तो आप यदि न्यूमेरिकल कर रहे हैं तो आप सबसे पहले इस तरीके से वैल्यू लिख लें, साइन हम बाद में लगा लिया करेंगे। तो ये कैसे लिखी जाएंगी, सबसे पहले आपको देखना है जिस लूप के बारे में आप डिस्कस कर रहे हैं वहां पर टोटल कितने रेसिस्टेंस है। 2 रेसिस्टेंस थे, मैंने दोनों लिख लिए। इसके बाद देखा कि उनसे कितना करंट पास हो रहा है, जो करंट उन रेसिस्टेंस से पास हो रहा है उसकी मल्टीप्लाई कर दी। उसके बाद देखना टोटल सेल कितने और उनको लेफ्ट साइड में रख देना है। अब आप किसी भी एक करंट को ले लीजिए, मैं इसको ले लेता हूं, इसी डायरेक्शन के साथ साथ चलता हूं और ये देखता हूं कि जो दूसरी आर्म में करंट है वो इसके अपोजिट है या सेम है। ये करंट ऐसे जा रहा है और वो इसके अपोजिट आ रहा है। तो जो अपोजिट होगा उसे हम माइनस कर देंगे, तो यहां पर बीच में माइनस का साइन आ जाएगा। अब माइनस का करंट हम किसका मान के चले हैं, सेकंड सेल का, यानी कि I2 को हम नेगेटिव I2 मान के चले हैं। तो फिर हम ये जो सेल है इसको भी नेगेटिव ही मान लेंगे, ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। तो इस तरीके से हम लूप पर किरचॉफ सेकंड लॉ अप्लाई करके इक्वेशंस बना सकते हैं और फिर इन इक्वेशंस को सोल्व करके हम इजीली करंट निकाल सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैंने आप सभी से डिस्कस किया है किरचॉफ सेकंड लॉ के बारे में। किरचॉफ सेकंड लॉ को हम लूप लॉ भी बोलते हैं और वोल्टेज लॉ भी बोलते हैं। इसमें हमें करना क्या होता है कि हम सबसे पहले ये देख लेंगे जो इलेक्ट्रिकल सर्किट हमें गिवन है उसमें क्या लूप फॉर्म हो रहा है और उस लूप में कितने सेल कनेक्ट हैं और वहां पर टोटल कितने रेसिस्टेंस हैं। एक साइड में हम इक्वल का साइन लगा के सारे सेल्स को लिख लेंगे और दूसरे साइड हम पोटेंशियल डिफरेंस को लिख लेंगे। वो कैसे निकलेगा, R इंटू आई करके सभी रेसिस्टर्स लिख लेंगे, रेसिस्टेंस लिख लेंगे और उनमें मल्टीप्लाई कर देंगे आई की जितना करंट उनसे पास हो रहा है। फिर किसी एक करंट को पकड़ लेंगे और उसकी डायरेक्शन के साथ साथ उस लूप में मूव करना स्टार्ट करेंगे। जो डायरेक्शन जो करंट उसकी डायरेक्शन के साथ चलेगा उसको पॉजिटिव कर देंगे और जो उससे अपोजिट आएगा उसको नेगेटिव कर लेंगे और इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी इस तरीके से। जब इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी तो हम इजीली अपने करंट्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एवरीवन।